नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, एमपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं। ये मैथ्स के टॉप 40 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाई जायसवाल सर। जी हाँ, ये टॉप 40 क्वेश्चंस आपके कुछ पेडागोजी के प्रश्नों को यहाँ पे कंबाइन किया गया है। कुछ आपके जो महत्वपूर्ण आपके कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, 4 से 5 प्रश्न हम यहाँ पे कंबाइन किए हैं। और आपके 8 से 10 नंबर जो है आपके परिभाषाएं, कथन, स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, उनको कंबाइन किया गया। ये पूरे वैसे 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन डायरेक्ट हम क्वेश्चन 40 कर रहे हैं। बाकी एडिशनल के तौर पर परिभाषाएं, स्टेटमेंट आपका कह सकते हैं एमपी टेट में जो है मैथ्स में बेहतर स्कोर करने के लिए, 25+ स्कोर करने के लिए बेहतर ये कंसेप्ट पूरा तैयार किया गया है। आपके एमपी टेट की बात करेंगे। चलिए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे आपने सभी लोग ने बहुत ही कम फॉलो किया, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए, लिंक आपको दे दी गई है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है कि गणित विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावों तरीका होगा। देखिए, आप सभी लोग शिक्षक बंधु हैं। आप ये सोचिए, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जब एग्जाम में देने बैठे, ठीक है, कंप्यूटर के सामने, सिस्टम के सामने, तो ये समझिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो गणित विषय में छात्रों की रुचि अगर पैदा करना होगा, तो एक शिक्षक के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? खेल विषय शिक्षण करवाना, क्योंकि हम प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा, अर्थात खेल विषय शिक्षण करवाने के लिए प्रभावी तरीका होगा बच्चों में रुचि को पैदा करने के लिए, रुचि को जागृत करने के लिए। दूसरा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन में, कंसेप्ट वाला प्रश्न है, पेडागोजी से संबंधित ही, ठीक है, कि 4081 द्वारा बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी वह आपको पहले कौन कौन सी लेना है। सबसे बड़ी संख्या के लिए बनती पहले जो सबसे बड़ा होगा, फिर उसको लेंगे, फिर 1 लेंगे एंड 0 लेंगे। 84, 10 ये 4 संख्याओं से सबसे बड़ी हमारी संख्या हो जाएगी। एंड सबसे छोटी संख्या हमारी कौन से बनेगी? तो सभी लोग जानते हैं 1048, ठीक है, ये हमारी सबसे आपकी छोटी संख्या बन जाएगी। दोनों का अंतर कर लीजिए और इतना तो कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चले अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि आपकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में हो जाती है, तो एक गणित के अध्यापक हैं, तो पहले दिन कक्षा में आते हैं, तो आपका प्रथम कार्य क्या होगा? जी हाँ, मान लीजिए आपकी नियुक्ति प्राइमरी स्कूल में हो जाती है और गणित के अध्यापक हैं, तो पहले दिन कक्षा में आते ही आपका जो प्रथम कार्य क्या होगा? आपका प्रथम कार्य होगा बच्चों के विषय में नाम आदि की जानकारी लेना, उन्हें ज्ञान और भावना के विषय में पता लगाना, अपने विषय में और अपनी योग्यता बताना। जी हाँ, उपरोक्त सभी ये तीनों जो हैं ऑप्शन सही दिए गए हैं, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर यही होता है, कब कहीं किसी भी जगह हम जाते हैं, अपना परिचय देते हैं, बच्चों का परिचय लेते हैं, ठीक है, अपनी योग्यता की बात करते हैं। एक सीधी रेखा में बने कोण का 2/3 क्या होगा? ठीक है, मान लीजिए एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का कोण सभी को पता होगा 180 डिग्री 180 अंश होता है, तो 180 कर लीजिए। और इसका कह रहा है 2/3, तो 180 18 कर लिए हैं, ठीक है, तो 180 2/3 कर रहा है, मतलब 2/3 का गुणा कर देना, कुछ बस सिंपल है। 3 एकम 3, 6 3 18, 60 आ जाएगा। 60 का गुणा 2 से करेंगे, 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि गणित का शिक्षक अज्ञात विधि से करता है, ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन करता है। जी हाँ, गणित का शिक्षक है और वह अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण का पालन कर रहा है, तो किस शिक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है? देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलना, ये सभी जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, खेल विधि की बात कर रहे हैं, आगमन, निगमन, प्रदर्शन। देखिए, विशिष्ट से सामान्य, सामान्य से विशिष्टता की ओर जाना, यह निगमन विधि का है। लेकिन अगर हम बात करें कि अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना, यह आपका कहलाता है आगमन विधि, ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना निगमन विधि कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, आगमन निगमन पे डाउट भी होता है, तो डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है 15 के बराबर है? अब देखिए, फटाफट आपको गुणा भाग करना पड़ेगा इन संक्रियाओं के माध्यम से। ये संक्रिया बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, पता है आपको, 3 से 4, 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, तो 15 2
52 किसके बराबर होगा? पहला ऑप्शन दिया गया है, गुणा कर लीजिएगा, आपका सही आ जाएगा। बिना गुणे मत मानिएगा, जी हाँ, जरूर गुणा कीजिए, ठीक है। गणितीय प्रक्रम निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जी हाँ, तो गणितीय प्रक्रम जो है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, आकलन करना, पक्षांतरण करना और मानस दर्शन, ये तीनों, लेकिन कंठस्थ करना जो है ये आपका गणितीय प्रक्रम नहीं होगा। 8वां प्रश्न दिया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे क्या गणित में आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? देखिए, प्राथमिक कक्षा के बच्चे हैं तो तर्क कौशल का विकास करना हो गया, गणितीय अवधारणाओं को समझना, गणितीय भाषा का विकास, ये तीनों होना चाहिए। लेकिन गणितीय की समस्याओं का जवाब देने में स्वीकृति, गणित की समस्याओं का जवाब देने में स्वीकृति जो है, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि गणित के आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए, तो इस पर नहीं होना चाहिए। जवाब देने पर गणितीय भाषा के विकास पर होना चाहिए, अवधारणाओं को समझने पर होना चाहिए, तर्क कौशल पर होना चाहिए। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी हो, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट टीटी एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन को 101% पक्का करना। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, गणित की वह विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन या क्रिया द्वारा सीखना है, वह कौन सी विधि कहलाती है? 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, तो डायरेक्टली हम आंसर की बात करेंगे। ऐसी विधि जिसका मुख्य सिद्धांत जीवन क्रिया द्वारा सीखना होता है, वह होता है प्रयोजन विधि। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है, 10वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों को कोई पाठ पढ़ाने से पहले एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए? देखिए, किसी भी पाठ का पढ़ाने से पहले शिक्षक को उससे संबंधित उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 30 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर धन 30 मीटर धन की 3 किलोमीटर बराबर होगा। तो देखिए, ठीक है, चलिए सभी लोग यहाँ पे इसको प्लस कर लीजिए। देखिए, 30 किलोमीटर है, 3 एक 33 किलोमीटर हो गया, और आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सभी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर होता है। तो 3/100 कर लेंगे तो ये 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। एंड 30 मीटर दिया गया है। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं 1000 1 मीटर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इतना बता दिया, अब आपको जोड़ करके बताना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान है, गुणा भाग इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? कि सत्य यही कि हर कोई गणित सीख सकता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, बहुत ही ये भी इजली प्रश्न है, 13:06 और अगले दिन 18:18 के बीच जो है घंटों की संख्या, ये बहुत ही आसान प्रश्न। चलिए, ये भी कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? चलिए बताइए, बहुत ही आसान। चलिए कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे सब आप सर हमें सबके लिए करने के लिए कुछ बताते ही नहीं है, ठीक है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आप जरा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसका मैं सलूशन जो आपको कमेंट कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा, या हो सकेगा तो नेक्स्ट क्लास में की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जान लीजिए कि 13:01 मतलब 1:06 होता है, तो ठीक है। तो ये पूरा जाएगा 12 बजे रात तक। तो 12 बजे रात तक ये जान लीजिए कितना आपका हो गया, ये मिनट आपको निकाल लीजिए और 8:18 में जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए, 12 के बाद पहले ये जान लीजिए कि 1 होता है, मतलब 11 घंटे में 6 मिनट को घटा लेना है, मतलब 10 घंटे कितना हो गया, 10 घंटे 54 मिनट ये हो गया। एंड 8:18 ये हो गया, इनको प्लस कर लीजिए, 8 4 12 5 1 6 7 72 मिनट ये हो गया। एंड 18 ये हो गया। तो 72 मिनट को हम 60 कर देंगे तो 1 घंटे में आ जाएगा, बचेगा 12। तो 18 को 19 हो जाएगा इधर। तो 19 घंटे और 12 मिनट किस में दिया गया है? देखिए, जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। बहुत ही आसान है, थोड़ा आपको कर लेना है। नीचे दी गई आकृतियों के पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो सभी लोग कमेंट कीजिए कि इसका संबंध नहीं है। तो प्राथमिक स्तर में कोण का संबंध नहीं है, बाकी आपके प्रतिरूप, पैटर्न, सममित, चौपड़, ये सारे संबंध है, कोण का संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, इंटरेस्टेड प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैटर्न को पढ़िए। पैटर्न क्या दिया गया है? 7 9 63, 7 693, 7 गुणे 999 कर दिया गया है, 6 9 9 3। इस पैटर्न को जारी रखने के लिए अगर इतने बार 5 बार 9 7 का गुणा करते हैं, गुणनफल क्या होगा? जी हाँ, 99,999 का 7 से गुणनफल करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? ये जान लीजिए कि शुरू में हमारा, देखिए अगर हम ये देखिए गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है, थोड़ा ट्रिक भी आजमाइए।
3 बार 7 से अगर गुणा होता है 9 में तो कितनी बार आता है ये जान लीजिए, संख्या टोटल 4 आती है। और पहला यहाँ पे 6 आएगा एंड जो दिया गया है सभी में, जी हाँ, पहले 6 आएगा और बाद में 3 आएगा। देखिए सभी में दिया गया है। तो ये अब देखिए चारों ऑप्शंस में कि कितने बार संख्या हुआ, टोटल संख्या कितनी है उतनी संख्याएं आपकी होंगी। तो यहाँ पे देखिए 5 से गुणा हो रहा है तो और 7 है तो टोटल हमारी 6 संख्याएं, तो 6 संख्याएं होंगी। और 6 संख्याएं देखिए किस में दिया गया है, यहाँ पे मुझे लग रहा है 6 संख्याएं हैं और शुरू में 6 अंत में 3 दिया गया है, बीच में 9 4 है, बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा तर्क वितर्क कर लीजिएगा। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा, सामुदायिक गणित के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह कथन किससे संबंधित है, तो प्लेटो से। जी हाँ, जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वह पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते हैं, यह प्लेटो का कथन है। अगला कि गणित आर्थिक विकास में किस तरह से सहायता करती है, तो गणित जो है आर्थिक विकास में बजट निर्माण में जो है सहायता करती है। ठीक है, बाकी आपके योजना साधनों के ये नहीं करती, लेकिन बजट निर्माण में सहायता करती है। सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध को किसमें स्थापित किया गया है, तो अनुसंधान पर स्थापित किया गया है। एंड अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्थान पर गणित का महत्व सभी लोग जानते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सांस्कृतिक दिया गया है, मानसिक दिया गया है। देखिए व्यवहारिक अगर आए, प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक पे ज़्यादा होता है, लेकिन व्यवहारिक अगर नहीं आ रहा है तब फिर आपको मानसिक पर करना है। अगर व्यवहारिक आए तो पहले व्यवहारिक पे कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से शिक्षण करा रहा है, तो एक अध्यापक क्या कर रहा है, वहाँ पे त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवा रहा है, मतलब वह मापन संबंधी हो जाएगा। त्रिभुज रचना कर रहा है मतलब उसकी माप रखेगा कि ये भुजा इतनी की है, ये इतना कोण है, तो मापन संबंधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु क्या आवश्यक है, तो गणित शिक्षण में गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से समझना, विभिन्न दशाओं में गणितीय समस्याओं को समझाना, प्रत्ययों संकेतों में प्रकट करना, उपरोक्त सभी, ये तीनों हो जाएंगे। ये तीनों जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये तीनों गणितीय भाषा संबंधी समझ के विकास हेतु आवश्यक है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो क्या हो जाएगा, तो सीखने एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि निगेटिव है। देखिए गणित का पाठ्यक्रम में महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि विज्ञान शिक्षण में सहायक होता है, बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक होता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी होता है। गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है क्योंकि, तो उपरोक्त सभी है। पाठ्यक्रम का महत्व यहाँ पे की बात करें तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी समाधान है, जियो बोर्ड पोर्टफोलियो इनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो जियो बोर्ड जो है किसके शिक्षण का एक प्रभावी समाधान है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जियो बोर्ड देखिए जा से जियो होता है और जा से ज्यामिति होता है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, जियो बोर्ड जो है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं का प्रभावी साधन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के जो बच्चे हैं अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। जी हाँ, समुच्चय आपको बता देना। देखो साथियों, सभी प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु, ब्रदर्स टीचर्स सिस्टर्स, सभी कमेंट कीजिएगा। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, तो इनमें जो समुच्चय प्रवीण होगा वह पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्तता, अनुपातिक विवेचन आएगा, पंक्तिबद्धता पहले आएगा और बीच में प्रतिवर्तता की बात करेंगे। ठीक है, किसी प्रश्न पर डाउट हो कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बर्थलाट ने गणित विषय को किस प्रकार का आवश्यक उपकरण माना है। तो बर्थलाट ने गणित विषय को जो है आपके काल्पनिक की बात कर रहे हैं या भौतिक की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए जब भी बर्थ मतलब क्या होता है, जन्मा हुआ। जन्मा कहाँ से होता है, पृथ्वी से जन्म होता है, मिट्टी से जन्म जुआ होता है, और पृथ्वी यानी भौतिक अर्थात भौतिकी की बात करेंगे। तो बर्थलॉट ने गणित विषय को आपके भौतिकी का आवश्यक उपकरण माना है। तो बर्थ यानी जन्मा हुआ, लाट यानी मिट्टी से जन्मा हुआ, मिट्टी से संबंध भौतिक की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है,
चिंतन स्तर के शिक्षण का प्रतिमान किसने दिया? यह प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बात करेंगे डेवी और लेविन की। जी हाँ, चिंतन स्तर की बात करें, चिंतन स्तर के शिक्षण की बात करें, इसके प्रतिमान की बात करें, डेवी लेविन, ये नाम जो है रिमाइंड कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम आपके 2-4 दिन बाद हो तो एग्जाम के पहले फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को। किसका कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? बेंजामिन, जी हाँ, बेंजामिन पियर्स का कथन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण क्या है? तो अमूर्तता की बात करेंगे। जी हाँ, गणित के अधिकांश प्रत्ययों को जटिल माने जाने का जो कारण है वह होता है अमूर्त होता है। गणित सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, किस गणितज्ञ ने कहा है? जी हाँ, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। गणित सभ्यता एवं संस्कृत का दर्पण है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, हॉगबेन का कहना है। और एक रोजर बेकन का कथन है, यह हॉगबेन का। दो बहुत ही मैथ्स पेडागोजी में, ठीक है, हाई लेवल के कथन कहलाते हैं, स्टेटमेंट कहलाते हैं। अगर एक पता है तो आप लोग कंफर्म कर लेंगे। गणित अगर देखिए सभ्यता संस्कृत की बात करते हैं तो हॉगबेन महोदय जी का नोट आता है, इनका नाम सर्वोपरि आता है। गणित का सबसे अधिक जो सहसंबंध होता है किस विषय से होता है? तो गणित का सहसंबंध विज्ञान साइंस से होता है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग जानते हैं। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न, नोट कर लीजिएगा। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ जो सहसंबंध कहलाता है वह एकिक सहसंबंध कहलाता है। जी हाँ, एकिक सहसंबंध की बात करें। रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंध स्थापित होता है? तो पिछले हमने प्रश्न में क्या किया? गणित की विभिन्न शाखाओं से। अब प्रश्न पूछा जा रहा है रेखा गणित एवं तर्कशास्त्र में कौन सा संबंधित है? तो रेखा गणित और तर्कात में निकटता का संबंध स्थापित होता है। किसका कथन है कि संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणितीय संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है? तो ब्लूम, आपका लेबनिज दिया गया है, सिम्पसन दिया गया है, हर्बर्ट दिया गया है। तो साथियों, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम और किसी का नहीं, आपके लेबनिज की बात करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अवचेतन, लेबनिज, ठीक है, इनका संबंध बहुत ही सर्वोपरि माना गया है। एंड अगला प्रश्न है, और परिभाषाएं भी 8-10 करेंगे, स्टेटमेंट ऐसे जो नए नए स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे जो अभी वर्ग 3 में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहें। जैन साहित्य की किन कृतियों में गणित संबंधी ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो शूर की बात करेंगे एंड चंद, दोनों। शूर प्रज्ञाप्ति एवं चंद्र प्रज्ञाप्ति जो है जैन साहित्य की दोनों कृतियों में गणित संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हुई है। शूर प्रज्ञाप्ति और चंद्र प्रज्ञाप्ति, अर्थात ए व बी जो दोनों वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। एंड ब्रह्मगुप्त ने गणित की कितनी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है? तो ब्रह्मगुप्त ने लगभग 20 जो है गणित की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला है। एंड अगला प्रश्न है, नरसिंह बापूदेव शास्त्री ने अपनी पुस्तक में किस उपविषय को स्थान दिया है? तो वह है आपके शैनादवाद, रेखागणित, अंकगणित। जी हाँ, ये तीनों जो है नरसिंह जो बापूदेव शास्त्री जी हैं अपनी पुस्तक में इन तीनों उपविषयों को स्थान दिया है, शैनवाद, रेखागणित, अंकगणित, तीनों को दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नोट कर लीजिएगा, श्रीधर गणित के किस उपविषय के आचार्य थे? तो श्रीधर गणित जो है बीज गणित के उपविषय के आचार्य थे। जी हाँ, जब भी श्रीधर की बात की जाती है बीज गणित उपविषय के आचार्य की बात की जाती है। और विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं का नाम देना ही गणित है, यह किसके द्वारा परिभाषित की गई है? तो विभिन्न वस्तुओं का उन्हीं के नाम देना ही गणितज्ञ है, ये आपके स्टेटमेंट है हेनरी वायरनकर, ये आपके एमपी टेट में पूछा गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। हेनरी वायरनकर का कहना है कि विभिन्न वस्तुओं को उन्हीं के नाम पे ही देना गणितज्ञ है। ये टॉप 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब बात कर लेते हैं परिभाषा। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं बाई जायसवाल सर। पहला देखिए, मार्शल एंड एच स्टोन के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है, मार्शल एच स्टोन का कहना है। अगला कथन है बर्ट्रैंड रसेल। जी हाँ, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। किसका कहना है? बर्ट्रैंड रसेल का कहना है।
गैलीलियो का कहना है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गैलीलियो, देखिए ब्रह्मांड का नाम आया, जिक्र आए, गैलीलियो की बात कर ली है। लॉक का क्या यहाँ पे स्टेटमेंट है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क के तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बेंजामिन पियर्स का क्या मानना है कि गणित ऐसा विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। बर्थलाट का क्या मानना है, गणित जो है आपका भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। जी हाँ, गणित जो है भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। किसका मानना है, बर्थलाट का मानना है। एग्जाम के पहले सारे रिपीट कर लीजिएगा। हार्वर्ड कमेटी का क्या मानना है, गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये हार्वर्ड कमेटी का मानना है। एंड अगली परिभाषा है आइंस्टीन की है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणित क्या है, तो आइंस्टीन का कहना है कि यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है और ये सत्य के अनुरूप है। ये सारे संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के लिए से वर्ग 3 में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझा और फीडबैक भी किया होगा। किसी प्रश्न पर डाउट हो जरूर कमेंट कीजिए। जल्दी आपके अगले जो एनालिसिस करेंगे आज के पेपर का, मिलते हैं जल्दी। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।